हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स में हम आज आपको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में आपको क्या हम बता रहे हैं? इस पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है इसमें कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मोशन जो है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो और एवरेज एक्सेलरेशन वो दोनों सेम हो जाता है। मतलब ए इज इक्वल टू ए बार। और ए बार को कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं ए बार को? ए बार को लिखते हैं डेल्टा भी बाय डेल्टा टी। और डेल्टा भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए हमारा मोशन जो है स्टार्ट किया है, यहाँ पर बनाते हैं प्लॉट में ही, ये टी लेते हैं, इधर भी टी प्लॉट लेते हैं। ये स्टार्ट किया इसने यू से, टी इक्वल टू 0 पर कितना है यू, और ये चला गया यहाँ टी इक्वल टू टी पर, टी इक्वल टू टी पर जो है वो कहाँ चला गया? भी पर। तो कहीं लिख देते हैं इसको, इसी इंफॉर्मेशन को, कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है? u है। t इक्वल टू t पर वेलोसिटी कितना है? v है। और एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, हर जगह एक्सलेशन कांस्टेंट है। अंडर दीज थ्री कंडीशंस अब हम इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक्सलेशन यदि कांस्टेंट है तो ए इसको तुम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन इक्वल टू एवरेज एक्सलेशन। और एवरेज एक्सलेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब हम जो मोशन कंसीडर कर रहे हैं, इसको पॉइंट बोले ओ, इसको ए, इसको बी, इसको सी कहते हैं। तो हम ए बी मोशन को देखते हैं। ए बी मोशन में कितना चेंज आया है वेलोसिटी? यहाँ पर हम ए बी मोशन देख रहे हैं। यू से चला गया भी, तो चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। 0 से चला गया टाइम टी, टाइम में जो चेंज आया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, v माइनस यू बाय टी। ए, तो यहां से आपको आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका वेलोसिटी मिल गया, इसको टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलेशन टाइम्स टाइम। ये तभी वैलिड है जब एक्सलेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है। एक्सलेशन को कांस्टेंट रहना है। यदि ये एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको नहीं लिख सकते। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। मैं इसको यहां पर बना देता हूं इस साइड में, मेथड 2 लिखकर। यहां पर हमने क्या, कौन सा कंसेप्ट यूज किया? यहां पर हमने कहा कि यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन में इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन और एवरेज एक्सलेशन दोनों सेम होता है। और फिर मैंने एवरेज एक्सलेशन का फार्मूला लिख के, जो फाइनल काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमने निकाला। ये आपने क्लास 10 में भी देखा होगा या 9 में। यहाँ पर हमने बोला था कि आपको दूसरे मेथड्स बनाकर दिखाते हैं, तो दिखा रहे हैं। वो मेथड है कि आप, एक्सलेशन क्या होता है वीटी प्लॉट में? एक्सलेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये वीटी ग्राफ है, इसका स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा। और टेन थीटा कहाँ कितना होता है? टेन थीटा है बी डी डिवाइडेड बाय ए डी, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। बी डी कितना है? बी डी है v माइनस यू, राइट। यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक u है, तो ये आ गया आपका v माइनस यू। और ये ए डी कितना हो गया? 0 टू टी, टी हो गया। तो ये हो गया v माइनस यू और ए डी हो गया t। ये t है तो वो भी t होगा ना। ये t का मतलब ये वाला डिफरेंस, 0 पर t इक्वल टू 0 है, यहाँ पर t इक्वल टू टी है, और ये डिफरेंस है t। वही यहाँ पर हम लेंथ देख रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है t, ये हो गया a, एग्जैक्टली सेम आ गया यहाँ पर जो आया था सो। और आप कह सकते हो इसको
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेम एक्सप्रेशन, दो अलग अलग मेथड से, ये ग्राफिकल मेथड है और ये एवरेज एक्सलेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन दोनों सेम होता है और एवरेज एक्सलेशन का डेफिनेशन यूज करके बनाया हुआ है। तो ये आपका एक काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन जो है सो फिर बनाते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम फिर प्लॉट को ले आते हैं, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं फिर से। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये यू है और ये भी है, ये भी है। ये भी इधर है, ये टाइम टी लगा है, ये जीरो है, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। यहाँ पर वेलोसिटी है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो निकालना है मुझे। उसको एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एन ने लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हम पूरा नहीं लिखने वाले। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम, कितना टाइम में, टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी, इतना टाइम में। एक्सलेशन तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ये। इनिशियल स्पीड जो है वो यू है। यही तीनों को मुझे यूज करना है। थोड़ा देर पहले, नहीं थोड़ा देर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो v और t को मल्टीप्लाई कीजिए क्या आता है, v टाइम वेलोसिटी टाइम्स टाइम, वो डिस्टेंस आता है, या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब एरिया निकाल लें, हम इस एरिया को निकाल लें। तो एरिया जो देगा वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एरिया अंडर कर्व इन वीटी प्लॉट। जब हम एरिया अंडर कर्व कहते हैं, इसका मतलब है ये जो प्लॉट हमारा है, देखिए प्लॉट हमारा ए है, इसको ए बी कह दें, ये भी प्लॉट है, और वहां से एक्स एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक्स एक्सिस और इस प्लॉट के बीच में जो एरिया है वही उसी को कहते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का मतलब है एरिया बिटवीन प्लॉट जो ग्राफ है वो एंड एक्स एक्सिस, ये दोनों के बीच में कितना आया। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एरिया निकालिए, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, ये ट्रेपीजियम है, ये दो साइड पैरेलल है, इसको ओ कहें यदि हम, ए बी सी, ओ ए बी सी, तो यह हो जाएगा हाफ टाइम्स हाइट, हाइट मतलब पैरेलल के बीच का जो साइड है वो सी, और ये सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट। तो ओ ए प्लस सी बी, सबके वैल्यू रखिए, हाफ टाइम्स ओ सी कितना है, ये टी है, टी इसको तो जीरो से स्टार्ट हुआ, टी इसको तो टी तक गया, तो टी हो गया। ओ ए कितना है, यू है। सी बी कितना है, ये भी है। और इसके पहले हमने निकाला था भी कितना होता है, इसके पहले हमने निकाला था कि भी जो है सो u प्लस ए टी होता है। सिंप्लीफाई कीजिए, u प्लस यू, 2u प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स टी, यहीं पर लिख देते हैं, या भी नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले जाते हैं। 2u को 2 से डिवाइड किए, u t से मल्टीप्लाई किए, यू टी प्लस ए टी को 2 से डिवाइड किए, हाफ ए टी टाइम्स टी, टी स्क्वायर। ये आपका आ गया एस स्क्वायर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा फेमस फॉर्मूला है।
एस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये वैलिड कब है, यदि ए कांस्टेंट है तब वैलिड, ये यदि कांस्टेंट नहीं है तो वैलिड नहीं है। तो ये देखा यहाँ पर, ये ग्राफिकल मेथड से हमने इसको बताया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, वीटी कर्व का एरिया अंडर द प्लॉट। अब जस्ट इसका एरिया निकाला, वही एस है, और सिंप्लीफाई कर दिया तो इतना आ गया। तीसरा बचा हुआ है एक तो, हमें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकालना है। तीसरा प्लॉट जो है, तीसरा जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूव करना पड़ेगा ना, कैसे करें। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि हम जो है सो एक प्लॉट बनाएं, इधर भी हो इधर एस हो, और तब जो है सो हम इसको कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्लॉट तो हमने देखा नहीं, हमने जो भी देखा वी टी देखा, यहाँ पे ए कांस्टेंट है और ए क्या है, डी वी बाई डी टी है, मतलब मैं वी टी प्लॉट जाना पड़ेगा तब उसका स्लोप देगा ये, तो आया नहीं यहाँ पर। तो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि इसके पहले जो दो मेथड, जो दो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन आए हैं उसी को मैनिपुलेट करके इसको निकाल लेंगे। जैसे एक आया हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा आया क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही दोनों से मिलकर हमें ये दे देगा। इसमें क्या मिसिंग है, टाइम। ये दोनों जगह टाइम है और यहाँ टाइम नहीं है, तो क्यों ना इस टाइम को एलिमिनेट कर दें दोनों इक्वेशन से। यदि ये दोनों इक्वेशन से हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो बाकी सारे क्वांटिटी यहाँ पर हैं, वी यू एस ए, ये चारों के चारों यहाँ पर है, केवल टाइम नहीं है। तो बहुत सिंपल है कि यहाँ से टाइम निकाल के ये दोनों से टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। और वो टाइम को कैसे एलिमिनेट करें, इस इक्वेशन में टाइम का आसानी से वैल्यू निकल जाएगा, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 से हम टाइम निकाल रहे हैं v माइनस यू बाई ए। इक्वेशन 2 में इस टाइम को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, s इक्वल टू यू के जगह पर, यू के जगह पर यू, t के जगह पर v माइनस यू बाय ए प्लस ए बाय टू, टी के जगह पर v माइनस यू बाय ए होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर। अब देखिए, आप चाहो तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करके लंबा लेंथी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको स्मार्ट होना है। और स्मार्ट होना है कि मतलब कि कम से कम कैलकुलेशन करना है। और वह कब पॉसिबल है, यदि इसमें से कुछ कॉमन कर ले। देखिए इसमें v माइनस यू बाई ए है, यहाँ भी v माइनस यू बाई ए है, क्यों ना हम उसे कॉमन कर लें। इसमें क्या बच गया u, इसमें क्या बच गया a बाई टू टाइम्स, एक ठो तो चला गया बाहर v माइनस यू बाई ए, एक ठो बचा हुआ है v माइनस यू बाई ए। ये हो गया v माइनस यू बाई ए, और इधर कितना हुआ, a खत्म। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 2u प्लस v माइनस यू। फाइनली पहला वाला तो ज्यों का त्यों है, दूसरा वाला 2u में से एक u चला गया, u प्लस v बाई टू। अब देखिए a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब फाइनल लिख देते हैं, ये था आपका s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। और आपका आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2as और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड काइनेमेटिक्स का फार्मूला है। कंडीशन फिर यहाँ पर है कि a को कांस्टेंट रहना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसको मैंने जो डिराइव किया है a को कांस्टेंट मान के किया है ना, तो वो आप होना चाहिए। ओके, तो तीनों काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को हमने डिराइव कर लिया। आपकी किताब में एक और तरीका दिया है, एक्चुअली दो और तरीका दिया है, हम दोनों बता देते हैं यहाँ पर। क्या करते हैं, उसको बताने से पहले हम फिर एक बार प्लॉट बनाते हैं, वही VT प्लॉट। ये u से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू t पर पहुंच गया, उसका स्पीड v। ठीक है, ये देखिए एक लीनियर है,
ये कैसा है, ये लीनियर है। और ये लीनियर क्यों है, क्योंकि ए जो है सो कांस्टेंट है, ये जो है सो टेन थीटा होता है ना, उसको थीटा हमेशा चेंज नहीं करेगा, इसलिए लीनियर है। तो लीनियर का इक्वेशन का कुछ फायदा है। ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं, एस क्या है, एरिया है, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, ऐसे एरिया है ओ ए बी सी का। ये एरिया निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, आप तो ट्रेपेजियम के एरिया वगैरह निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा, ये लीनियर होने का फायदा है कि इसके बीच वाला हम तुरंत निकाल सकते हैं एवरेज। यहाँ पर जो है इसका स्पीड कितना है, तुरंत कर सकते हैं, ये लीनियर है ना, तो दोनों को एवरेज हो जाएगा, जस्ट u और v को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यही है इसका एवरेज स्पीड, वेलोसिटी। और आपने पढ़ा है ना कि एस इक्वल टू वी टी होता है। ये कब काम करता है, जब एक्सलेशन नहीं रहता है, एक्सलेशन नहीं है तो ये फार्मूला काम करता है एस इक्वल टू वी टी। हम बोल रहे हैं यदि एक्सलेशन है तो भी ये फार्मूला काम करेगा। सिंपली हम क्या करते हैं, ये भी को हम रिप्लेस कर देते हैं एवरेज से, टाइम्स टी, और कुछ नहीं करते। एक्सलेशन नहीं है तो सिंपली एस इक्वल टू वी टी कहेंगे, वो तो ठीक है क्योंकि भी हर जगह सेम है। लेकिन एक्सलेशन है तो भी चेंज कर रहा है, देखिए चेंज कर रहा है। लेकिन यदि यह चेंज लीनियर है, लीनियर नहीं है तो भी आप भी को एवरेज ले लीजिए। लीनियर है तो भी को एवरेज लेना आसान है, u प्लस वी बाई टू। लीनियर नहीं है तो इसका एवरेज कुछ अलग तरीके से लिया जाएगा, जो आपको हम इसमें नहीं बताएंगे, इस फाउंडेशन कोर्स में नहीं बताएंगे, शायद नीट वाले में बताएंगे आपको। एनीवे तो यहाँ पर जस्ट एवरेज लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ये जो टाइम है, इस टाइम पर इसके जस्ट बीचों बीच टाइम में जो वेलोसिटी है वो पता हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा एवरेज है। और एवरेज को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया। और ये कितना है, u प्लस वी बाई टू टाइम्स टी, ठीक है। और v कितना होता है, v होता है u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी बाई टू टाइम्स टी। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, u प्लस टू यू बाई टू यू टी प्लस ए टी बाई टू टाइम्स टी, हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से भी आपको निकल गया। तो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ये लीनियर फंक्शन था, तो इसका एवरेज जो है तो u प्लस वी बाई टू करके हम निकाल सकते थे। यदि लीनियर नहीं होता तो इसका एवरेज अलग तरीके से निकालते, लेकिन ये फार्मूला तब भी काम करता है। यदि एक्सलेशन नहीं है तो एस इक्वल टू वी टी, एक्सलेशन है तो एस इक्वल टू एवरेज भी टाइम्स टी। अब यदि एक्सलेशन लीनियर है, कांस्टेंट है, एक्सलेशन यदि कांस्टेंट है मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, तब जो है सो ये इसका एवरेज भी कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का हाफ। यदि ये नहीं है स्ट्रेट लाइन तब इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं, लेकिन ऐसे भी करके हम बना सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास 3 इक्वेशंस आ गए। वो तीनों को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं शायद, हाँ लिखे हुए, देखिए यदि एक्सलेशन कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इनिशियल स्पीड है, ए कांस्टेंट एक्सलेशन है, और टाइम जितना टाइम में u से v तक उसका वेलोसिटी हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। यदि कांस्टेंट एक्सलेशन नहीं है, ए जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यदि वो है ये कांस्टेंट नहीं है, एक्सलेशन जो है सो वेरी कर रहा है, यहाँ पर ए वेरी कर रहा है, तो क्या करेंगे, तो स्टिल हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, लेकिन ए के जगह पर हम एवरेज लिखेंगे। यहाँ पर इसको एवरेज में ऐसे दिखा रहे हैं, सब एग्जैक्टली सेम चीज, ए के जगह पर हम एवरेज इसको कर रहे हैं। अब यदि ये लीनियर हो, ये जो है VT डायग्राम में ये लीनियर जा रहा हो, मैंने कि एक्सलेशन जो है सो एक वेल नहीं, ये इसमें तो एक्सलेशन कांस्टेंट हो गया, ये वाला हो गया। यहाँ पर जो है एक्सलेशन चेंज कर रहा है, तो इस तरह से चेंज कर रहा है कि स्लोप जो इसका एक्सलेशन जो है वो लीनियर है। मान लीजिए यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं ए वर्सेस टाइम और ए लीनियर है, तो उस केस में इस ए को हम कौन सा ए लेंगे, वो लेंगे इसका एवरेज, मतलब इसका बीच वाला वैल्यू, ये शुरू में जो कितना एक्सलेशन है, बाद में कितना एक्सलेशन है। यहाँ पर मैंने ए टी प्लॉट किया है, एक्सलेशन वर्सेस टाइम प्लॉट किया है, ये भी टी नहीं प्लॉट किया है। तो यहाँ पर एक्सलेशन हर जगह अलग अलग है, हर एक पॉइंट पर अलग अलग है,
तो हम ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते v इक्वल टू प्लस ए टी। तब हम क्या लगाते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं एक्सलेशन। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि यदि एक्सलेशन लीनियर है तभी ये काम करेगा। ये एक्सलेशन जो है वो लीनियर ना होकर नॉन लीनियर है तो भी काम करता है। और तब हम जो इसको निकालते हैं एवरेज, वो इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि यहाँ और यहाँ का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज जैसे लीनियर में निकलता है, यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते। लेकिन उसका निकालने का दूसरा तरीका हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपको यहाँ पर केवल ये बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा एक्सलेशन कांस्टेंट है तो ये सारे फार्मूला लगाते हैं, एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मत सोचिए कि ये बहुत ईजी है। इससे बेहतर है कि आप कैलकुलस यूज कीजिए। यदि एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो यूज कैलकुलस, वो ज़्यादा बेहतर है, वो जनरल है। और इसी कैलकुलस से यहाँ पर हम एवरेज को निकालते हैं। इसका जो एवरेज है उसी कैलकुलस को यूज करके हम यहाँ पर निकालते हैं एवरेज, चाहे वो लीनियर हो एक्सलेशन या लीनियर नहीं हो। यहाँ से जो फार्मूला आपको हम देंगे बनाकर वो इसी कैलकुलस को यूज करके निकाला हुआ है। तो क्यों ना आप डायरेक्ट उसी चीज़ से इसको सॉल्व करें जहाँ से सारे फार्मूला आए हैं, मतलब कैलकुलस यूज कीजिए। मैं केवल यहाँ पर ये इम्फेसाइज करना चाह रहा था कि बिना कैलकुलस यूज किए भी इस फार्मूला को लगा के आप बना सकते हो। ओके, अब आपके बुक में एक एग्जांपल है दिया हुआ कि 2.2 ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। अभी आपने काइनेमेटिक्स इक्वेशन निकाले, टीम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों तो निकाल लिया आपने, एक से ज़्यादा मेथड से निकाला। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आप कैलकुलस यूज करके निकालो। तो ठीक है, हम कैलकुलस यूज करके निकालते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट एक्सलेशन, ये हमारा एक्सलेशन है। और एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सलेशन फिक्स्ड है, ये वैरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ। और एक्सलेशन कितना होता है, एक्सलेशन होता है dv बाई dt। कैलकुलस यूज करना है ना। एक्सलेशन हम पहले ही बता चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन है, वो होता है एवरेज एक्सलेशन का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो लिमिटिंग वैल्यू व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एवरेज एक्सलेशन होता है डेल v बाय डेल टी। और ये तो कैलकुलस में यही है, dv बाई dt। तो ये एक्सलेशन होता है dv बाई dt। इसको हटा देते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसी को हम मैनिपुलेट करेंगे और ये तीनों के तीनों इक्वेशंस यहाँ पर निकाल लेंगे। पहला, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी चीजें हैं कंसेप्ट के हिसाब से, वरना कोई ट्रिकी नहीं है। आप देखिए, आप एक कह सकते हो कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इधर dv आ गया, इधर a dt आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। टाइम t इक्वल टू 0 पर स्पीड कितना है, u, क्वेश्चन में ही है ना। u क्या है, u है इनिशियल स्पीड, u है इनिशियल स्पीड टाइम t इक्वल टू 0 पर। स्पीड नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी कहेंगे, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर। और टाइम t इक्वल टू t पर वो भी है, टाइम t इक्वल टू t पर वो भी है। और उसके बाद में आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पर जस्ट 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 है मतलब कि v टू द पावर 0 है, ये तो लिख सकते हैं। यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आपके पास 1 बच गया dt। 1 है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो t टू द पावर 0 है, 0 टू t। तो यहाँ पर आप v टू द पावर 0 का निकालना है इंटीग्रेशन। ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें पावर बढ़ जाता है। यहाँ भी 0 है, पावर बढ़ के 1 हो गया और उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। लिमिट लिखते हैं, ओवर लोअर लिमिट अपर लिमिट ए। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर इंटीग्रेशन है। जो वेरिएबल t है उसका पावर 0 है, पावर बढ़ जाएगा, 0 से बढ़ के 1 हो गया, 1 से डिवाइड कर देंगे बढ़ा हुआ पावर से, 0 से लेकर t तक। आप पहले अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिए, ये अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट रखिए, और फाइनली आपको मिल गया
v इज इक्वल टू u प्लस 80। हैप्पी? आ गया इक्वेशन। लेकिन लेकिन यहाँ जो लिख हमने आपको शुरू में बताया उसमें फॉल्ट है। यहाँ मैंने क्या आपको बताया कि a इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आइडिया जो है मैथमेटिकली गलत है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डी बाई डी टी एक ऑपरेटर है, यह एक ऑपरेटर है। ये d डिवाइडेड बाय dt नहीं है, यानी कि d यहाँ पर जो देखा था आपने ये ऑपरेट किया हुआ है v पर, ठीक है। d बाई डी टी ऑपरेटर है जो v पर ऑपरेट किया गया था, और इसलिए आप इसे नहीं लिख सकते कि dv बाई डी टी जो है, इसको आप नहीं कह सकते हो कि dv डिवाइडेड बाय dt है, ये ऐसा नहीं है। dv को dt से डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये d बाई डी टी एक ऑपरेटर है जो v पर ऑपरेट किया गया है। ये ऑपरेटर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने ऑपरेटर पढ़ा है, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर आपने पढ़ा। ये 5वां आ गया डी बाई डी टी डिफरेंशियल ऑपरेटर, और 6ठा ऑपरेटर आ गया आपका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल ऑपरेटर है। तो ये 6 ऑपरेटर आपको हो गए। आपके 4 पहले बेसिक थे, 2 और आ गए कैलकुलस के थ्रू। तो ये ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को आप डीवी बाई डी नहीं समझिए, ये गलत है। और यहाँ पर आपने वही किया, इसको डिवीजन समझ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, लेकिन आपका आंसर सही आ गया। तो ये सभी क्या हो रहा है, मैंने आपका आंसर तो सही आ गया। अब फाइनल आंसर यदि आपका केवल देखना एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन है तब तो ठीक है। हाँ, और इसको हम भी यूज करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं इसको, लेकिन मैथमेटिकली ये रॉन्ग है। और इसलिए यूज इसलिए करते हैं कि एक स्टेप के बाद वो वही रिजल्ट देता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में भी जो मेथड से, जो रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो भी वो मुझे वही मेथड देगा, वही रिजल्ट देगा जो बिना रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम आए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि आप जे वॉकिंग कर रहे हो, रोड को जैसे तैसे क्रॉस कर लिए और सही सलामत रोड के उस पार पहुंच गए, और किसी ने सिग्नल के थ्रू जो है जेब्रा को क्रॉसिंग करते हुए रोड को क्रॉस किया है और वो भी सही सलामत पहुंच गए। तो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर सही सलामत पहुंच गए। लेकिन कुछ जगह पर गाड़ियां कम चलती है और आप जे वॉकिंग आपके लिए ठीक ठाक हो गया, मैंने कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन वो जे वॉकिंग हमेशा सही नहीं होता है। यदि ये लक अच्छा नहीं रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही ये जे वॉकिंग है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो जे वॉकिंग है, रोड को बिना नियम के क्रॉस करना, जेब्रा पर क्रॉसिंग नहीं है। ये आप जेब्रा क्रॉसिंग करोगे तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन ये जे वॉकिंग है, एक्सीडेंट का चांसेस है। इस केस में चल रहा है, जैसे कहाँ कहीं कम भीड़ भाड़ वाले जगह में चल जाता है, वैसे ये है। तो एक्चुअल जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, यहाँ पर रूल जो मेथड है, सही करेक्ट मेथड है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये सभी बारीकियां हैं मैथमेटिक्स की, और फिजिक्स में मैथमेटिक्स का काफ़ी यूज है। तो देखिए क्या है कि हमारा a इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, स्टार्ट किए वहीं से। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, डी टी के रेस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेट करेंगे। डी वी बाई डी टी है, ये हाथी का सूंड जो है इंटीग्रल अकेले नहीं आता, डी लेकर आता है कुछ वेरिएबल, डी एक्स डी वाई डी टी, ने वेरिएबल जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है उसको लेके आता है। तो ए डी टी, ए हाथी का सूंड और ये डी टी साथ में आएगा, हाथी का सूंड और डी टी साथ में आएगा। ये इतना आ गया। अब लिमिट भी दे देते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पर, और टी इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है ना। एक मिनट रुक जाइए, इसको 1 सेकंड के बाद में लिमिट रखेंगे क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा कहाँ किसका लिमिट रखें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है देखिए, ये देखिए डी बाई डी टी जो है, इसी को एक स्टेप आगे लिखते हैं। एक तो ये आपका हुआ यहाँ पर डी टी, और एक डी बाई डी टी ऑफ भी। ये क्या है, इंटीग्रल है, ये है इंटीग्रल। और ये क्या है, ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल। ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, साथ में आ गया तो एक दूसरे को खत्म करके जो यहाँ बचा हुआ है वो बच गया। देखा, ये एग्जैक्टली सेम है।
डिफरेंशियल ऑपरेटर और इंटीग्रल ऑपरेटर एंटी है एक दूसरे का, उसको डिफाइन ही ऐसे किया गया है। इंटीग्रेशन को कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। तो ये दूसरे को काट डालेगा, ये दोनों एक दूसरे को काट के खत्म कर देगा और क्या आ जाएगा भी। ठीक है, लेकिन हमें लिमिट भी रख देना चाहिए ना, लिमिट रख देते हैं। ये देखिए टी है, टी इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर देखिए भी है, भी कितना था u, ये क्वेश्चन में बोला था ना, टी इक्वल टू 0 पर भी u है, और टी इक्वल टू टी पर भी कितना है भी। ये लिमिट, ये तो खत्म हो गया लेकिन लिमिट तो बच जाएगा, लिमिट बच जाएगा, लिमिट है u से लेकर v तक। अब आप इसको बना लीजिए। ये कहाँ पर आया है, देखिए शायद यहाँ पर आ गया ये स्टेप जो अभी जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर हम इसको बना नहीं रहे हैं, हम जस्ट एक बार फ्रेश करके लिख रहे हैं ताकि आपको नजर आए कि ये स्टेप कहाँ पर आया आपको, ये वाला स्टेप। तो यहाँ पर सही था, यहाँ तक सही है, ये दो स्टेप गलत हुआ था, गलत केवल एक स्टेप हुआ था ये, या आप दो स्टेप कह सकते हो। उसके बाद में ये जो थर्ड स्टेप आया एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर जो है जेब्रा वॉकिंग है, ये नियम से चला है मैंने, और आप यहाँ पर जो है सो जे वॉकिंग कर रहे थे, जैसे तैसे रोड क्रॉस कर रहे थे। तो ये दो स्टेप गलत गलत था, लेकिन उसके बाद में दो स्टेप के बाद में एग्जैक्टली दोनों सेम दे रहा है आंसर। तो अब उतना रूल से कौन चलता है, इस वजह से सारे लोग जो मैथमेटिशियन हैं वो भी इसको ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे काम चलाते हैं, क्योंकि वो पता है कि दो स्टेप के बाद ये बिल्कुल सही देने वाला है। तो ये था आपका, ये भी इसका टू प्लस एटी कैलकुलस से, और भी निकालना है कैलकुलस से। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी तो निकालना है, इसको कैसे निकालो। इसमें एस आया है, एस क्या होता है, एस नहीं, इसको स्टार्ट करेंगे भी से ना। अभी मैंने, अभी जो हम चले थे क्या लेके, एक्सलेशन लेके चले थे, अब वेलोसिटी लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए वो दिया हुआ ही है, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं इसी को लेकर आगे बढ़े। यहीं पर भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हटा देते हैं। वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी। एस कहीं हम एस लिखते हैं, कहीं एक्स लिखते हैं, ये दोनों आप सेम समझिए। अभी हम एक्स लिख रहे हैं, डी एस बाय, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा हुआ था, एस लिखे हुए हैं, और उस पर ध्यान नहीं दीजिए। एस और एक्स मैंने कह दिया कि हमारा सेम समझिए। ये हो गया भी की जगह पर, यू कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड है, ए वो भी कांस्टेंट है, और टाइम्स टी। अब यहाँ पर आपको फिर नियम से जो है जेब्रा वॉकिंग करना है, तो इधर इंटीग्रेट कीजिए, इधर इंटीग्रेट कीजिए, और जे वॉकिंग करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए एटीडी को, और इसके बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टी इक्वल टू 0 पर एक्स कितना है, मान लेते हैं 0 है, और टी इक्वल टू टी पर एक्स कितना है, मान लेते हैं एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, dx का इंटीग्रेशन, जैसे आपको मैंने इसके पहले दिखाया था कि dx का इंटीग्रेशन कैसे एक्स होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। एक बार फिर दिखा देते हैं, यहाँ पर 1 है, 1 है तो इसको लिख सकते हैं कि x का पावर 0 है, और अब ये जो है सो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका पावर 1 बढ़ा देते हैं, और उस बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया x। तो इस तरह से यदि केवल हमारे पास ये इंटीग्रल ऑपरेटर हो तो उसका वैल्यू होता है, जो भी यहाँ पर ऑपरेट वेरिएबल है वो वेरिएबल। तो ये हो गया आपका x, और लिमिट डालना होगा 0 से लेकर x तक। ये हो गया u कांस्टेंट है, बाहर चला गया। अब dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट डालिए 0 से लेकर t तक। ये कांस्टेंट है, बच गया t dt। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर 1 बढ़ गया, बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड करते हैं, 0 t। x अपर लिमिट रखिए, x लोअर लिमिट रखिए 0, u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a/2, 2 को बाहर कर लिए, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई कीजिए, आपका दूसरा फार्मूला आ गया x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। तो दो फार्मूला आपको मिल गया है। अब थर्ड फार्मूला निकालना है, और वो थर्ड फार्मूला क्या है? थर्ड फार्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको निकालना है। इसे कैसे निकालें? देखिए, इसको कैलकुलस से निकालना है। एक तो तरीका है कि इसके पहले जो दो फार्मूला आया था, ये दोनों में टाइम है, ये दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो अपने आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। ऐसा हमने ग्राफिकल मेथड के समय किया था। ग्राफिकल मेथड से ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं निकाले थे ना, ग्राफिकल मेथड से वी इक्वल टू यू प्लस एटी और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाला था, और ये दोनों को एलिमिनेट से टाइम को एलिमिनेट करने पर ये इक्वेशन मिल गया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा कैलकुलस से करेंगे, राइट, विथ कैलकुलस। एक्सलेशन होता है, क्या होता है एक्सलेशन? डीवी बाई डी टी है, और एक्सलेशन ऑफ कोर्स कांस्टेंट है। ये सारा कैलकुलेशन हम जहाँ कर रहे हैं एक्सलेशन कांस्टेंट लेके कर रहे हैं। यदि एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मैंने एक्सलेशन को भी वेरिएबल के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे टाइम नहीं चाहिए, इस इक्वेशन में टाइम नहीं है ना, इस काइनेमेटिक्स के इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं चाहिए, टाइम हटा देना। तो देखिए भी जो है वो फंक्शन है टाइम का, आप देख चुके हैं पहले फार्मूला भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा फार्मूला देख चुके हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि भी जो है फंक्शन का है टाइम का, टाइम बढ़ेगा भी चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो टी है वो खुद ही फंक्शन है एस का। अब यहाँ पर भी जो है सो टी का फंक्शन है। अब इसमें इस इक्वेशन में देखिए, टी चेंज करते हैं तो एस बढ़ता है, या इसी को उलट के कहें एस चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा। तो टाइम जो है सो एस का फंक्शन है। तो अब चेन रूल लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, 3 साइन देंगे। वेलोसिटी जो है सो फंक्शन है टाइम का, और टाइम फंक्शन है एस का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चेन रूल से। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस तरह के सिचुएशन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, राइट। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर ये ठीक नहीं है। एक्चुअली भी जो है सो फंक्शन है एस का, यहां से देख सकते हैं भी टी का फंक्शन है, एस टी का फंक्शन है। तो हम इसको कह सकते हैं, या रहने दीजिए इसको, ये दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि भी जो है वो फंक्शन है एस का, और एस फंक्शन है टी का। यहां से हम कह सकते हैं तो भी जो है सो किसका फंक्शन है, एस का। हम एस से डिवाइड किए, डिवाइड नहीं ऑपरेट किए, इसको डिफ्रेंशिएट किए, और एस को डिफ्रेंशिएट किए टाइम से। ये चेन रूल है, कैलकुलस का चेन रूल है ये। इसके लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब यहाँ पर देखिए ये डी एस बाई डी टी क्या है, यही तो वेलोसिटी है ना, इसके पहले हमने यूज किया था। ये देखिए किधर यूज किया था, ये भी की जगह पर हमने लिखा था डी एक्स बाई डी टी। हमारा एक्स और एस सेम है, हम इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका भी, और यहाँ पर है डी भी बाई डी एस, ये एक्सलेशन। अब फिर इसको जे वाकिंग करते हैं, अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इधर आ गया ए डी एस, इधर आ गया भी डी भी, ठीक है। एस कितना है, यदि भी हमारा शुरू में कितना है भी यू, तो एस कितना है 0, और भी जब भी है तो एस कितना है, तब एस, मतलब 0 से एस डिस्प्लेसमेंट चला, तब उसका स्पीड चेंज हो गया यू से भी। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू रख दीजिए और आपका फार्मूला आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, क्या बच गया, जस्ट वन। वन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एस, लिमिट रखिए 0 टू एस। इधर भी का इंटीग्रेशन करना है, इसका ऑलरेडी पावर 1 है तो पावर बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देंगे यू भी। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट बाय 2, और इधर क्या हो गया, ये एस माइनस 0 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। और फाइनली इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये एस है, ए एस
ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कैलकुलस से आपने देखा कि इसको हमने तीनों फार्मूला को कैलकुलस से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि कैलकुलस यूज करके हम काइनेमेटिक्स के तीनों इक्वेशन को ला सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, उस एग्जांपल को ही वर्कआउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग और ये ग्राउंड है। इस बिल्डिंग से यहाँ से टॉप से एक बॉल को जो है ऊपर फेंका गया है। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये बिल्डिंग का हाइट, ये बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और टॉप छत्ता पे नहीं गया है, शायद कहीं इधर से फेंका गया है। कोई बात नहीं, हम इसी को कह लेते हैं कि ये 25 मीटर इसका हाइट है। पहला क्वेश्चन क्या, हाउ हाई विल द बॉल राइज? कितना ऊपर जाएगा बॉल? बॉल जाएगा ऊपर और जाते जाते इसमें रुक जाएगा, फिर वो नीचे उतरना शुरू होगा और नीचे गिरते गिरते धरती पर आके गिर जाएगा। ये रास्ता फॉलो नहीं करेगा जो हम दिखा रहे हैं, ये आपके केवल कन्वीनियंस के लिए दिखा रहे हैं। वो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वो गिरेगा, अनलेस उसको वर्टिकली नहीं फेंका गया, थोड़ा भी एंगल देंगे तो इस तरह से गिरेगा। लेकिन यहाँ पर कह दिया कि वर्टिकली अपवर्ड इसे फेंका गया है, तो जिस रास्ते पर जाएगा उसी रास्ते पर वो वापस आएगा। हम यहाँ पर केवल आपकी सहूलियत के लिए दिखा रहे हैं किधर से गया और वापस आया, ये दोनों अलग अलग लाइन से दिखाने के लिए ऐसा किए हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, ये कितना जाएगा, ये हाइट कितना है, कहाँ पर जाके रुक जाएगा। तो इसे बनाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए पहले देख इसमें कौन कौन सा वैल्यू आपको दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आकर रुक गया तो फाइनल स्पीड भी दे दिया है 0, और हाइट जो है वो हमें नहीं पता है, वो पता करना है। और ये जो मोशन है अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इस पर एक्सलेशन लग रहा है नीचे, तो देखिए जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड इसको। तो जी का वैल्यू जो है सो हम 10 लें या -10 लें, इसको बनाने के पहले हमें अपना एक डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा कि हम ऊपर वाला डायरेक्शन को प्लस लेना चाहते हैं या नीचे वाला को, आपकी मर्जी। ऊपर को लेना है तो ऊपर को ले लो, नीचे को लेना है तो नीचे को लो। लेकिन एक प्रॉब्लम में डायरेक्शन जो भी आप लोगे उसे फिक्स रखने का है। हम मान लीजिए यहाँ पर ऊपर वाला डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, तो जी नीचे लग रहा है तो जी का डायरेक्शन उल्टा हो गया प्लस का, तो उसको वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा। तो जी जो है सो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और इन सब को मिला करके आपको ये हाइट बताना है। तो आपके पास तो 3 फार्मूला है, v इजकल टू यू प्लस एटी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब ए कांस्टेंट है और यहाँ पर ए जो है सो कांस्टेंट ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट है, तो यही सब फार्मूला लगाएंगे। इसमें से 2 फार्मूला में टाइम है और यहाँ पर टाइम आंसर नहीं है, नहीं पूछ रहा है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो उसको भूल जाइए। और ये दोनों में टाइम है, इसमें टाइम नहीं है, तो जिसमें टाइम नहीं है उसी को यूज करेंगे। तो हम इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं और यही समय निकाल लेंगे। भी कितना है 0, यू कितना है 20 स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है -10, ये यहाँ पर जी है एक्सटेंशन, और एस कितना है ये हाइट, ऊपर वाले हाइट को हम क्या मानेंगे h, यहाँ से यहाँ ऊपर तक जो हाइट गया प्लस h, यहाँ से h निकाल लीजिए। ये देखिए आपका h आ गया 400 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 मीटर आ गया, ये 20 मीटर आपका आ गया। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी। इसमें देखते हैं क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है, जाएगा यहाँ टॉप पर पहुंचेगा, टॉप पर पहुंच के फिर वापस नीचे आएगा, धीरे धीरे यहाँ हिट इस ग्राउंड को हिट करेगा। इसको कहते हैं ए, इसको कह देते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट सी,
और इसको कह देते हैं बी। आप जो भी नाम रखना हो रख सकते हो। तो अब सवाल है कि कितना टाइम लगेगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ धरती तक आए। इसको दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका ये है कि हम ऐसा करेंगे, ए से लेकर सी तक जाएंगे और जो टाइम लगा उसे नोट करेंगे। सी से लेकर बी तक जाएंगे सेकंड टाइम और वहां पर टाइम नोट करेंगे, दोनों टाइम को ऐड कर सकते। दूसरा तरीका ये है कि ए से हम सी तक जाएं और सी से वापस ए तक आ जाएं, जितना टाइम लगा वो नोट करेंगे और फिर ए से लेकर बी तक जाएं, जो टाइम लगा वो नोट करके दोनों को ऐड कर दें। तीसरा तरीका ये है कि आप ए से लेकर सीधे ए टू बी, एकदम एक मोशन कंप्लीट, ए से सी से बी, इस मोशन को हम कंसीडर करें और उसके लिए जो टाइम लगा वो डायरेक्ट बना ले। तो तीनों तरीका आप अपना सकते हो। हम दो ठो बता देते हैं यहाँ पर कि एक से ए से सी तक जाएंगे और सी से बी तक जाएंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका डायरेक्ट ए टू सी टू बी। तो इसको बना कर आपको दिखाते हैं और आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप सेकंड वाला मेथड यूज कीजिए। दोनों को साइड बाय साइड बनाएंगे यहाँ पर। मेथड 1 बी का बना रहे हैं और इधर मेथड 2। मेथड 1 में कहां से कहां तक जाना है, ए टू सी एंड सी टू बी सेपरेटली जाएंगे। और इसमें ए टू सी टू बी द डायरेक्ट पाथ है हमारा, ए सी बी डायरेक्ट। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट डायरेक्ट पहुंच गए, डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको पहले बना लेते हैं। ए टू सी जाना है, थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं यहाँ पर। ए पर स्पीड क्या है मुझे पता है, सी पर इसका स्पीड रुक गया है। देखिए जो यहाँ बनाए थे वही, यहाँ पर हाइट निकाले थे, उसमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए कौन फॉर्मूला यूज करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा बिल्डिंग रहा, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ रुक गया है। यहाँ पर इसका स्पीड 0 है, यहाँ पर इसका स्पीड 20 है। तो यही फार्मूला लगाएंगे। v कितना है, रुक गया। u कितना है, 20। हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो ऊपर में जो स्पीड होगा उसको प्लस में दिखाएंगे, नीचे में जो स्पीड होगा उसको माइनस में दिखाएंगे। ए क्या है, ये तो नीचे है, वो -10 है। जी है, ये जो है यहाँ पर जी है, उस पहले क्वेश्चन में देखे थे -10। टाइम कितना लगा उसको t1 कहते हैं। ए टू सी को टाइम जो लगा वो t1 कहते हैं, तो t1 आ गया 2 सेकेंड। अब सी टू बी आते हैं, यहां से वापस जो है सो धरती यहाँ पर आते हैं, ये बी हमारा है, ये सी है। यहां से सीधे धरती पर आते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाया जाए यहाँ पर। देखिए टाइम मुझे चाहिए, 3 फार्मूला है यहाँ पर, ये लिखा हुआ। टाइम से मुझे मतलब है, वेलोसिटी क्या फाइनल वेलोसिटी में पता है तो इसको लगा लेते। इनिशियल वेलोसिटी पता है सी पर, वो 0 है। यहाँ क्या वेलोसिटी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ का हाइट पता है। एक्चुअली शुरू में हाइट बताया था कि ये कितना था, 20 मीटर था। और ये हमने कुछ निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ये भी 20 मीटर निकाला है। और ये 25 मीटर है। ये एच 20 मीटर हमने निकाला अभी क्वेश्चन ए में, और 25 मीटर दिया हुआ है, तो टोटल 45 मीटर हो गया, वो हमें पता है। तो एस हमें पता है, यू पता है और टी निकालना है, तो इसी इक्वेशन को लगाना होगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, सी से लेकर बी तक कितना है। यू कितना है, 0 से स्टार्ट किया, 0 टाइम्स टी 0 हो गया, प्लस हाफ। ऊपर वाला डायरेक्शन को हम प्लस माने हुए हैं, ठीक है। तो नीचे वाला माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस देना चाहिए। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से मेजर करना शुरू किए हैं, इनिशियल फाइनल, ये देखिए नीचे जा रहा है, तो माइनस दे दी। ये एक्सलेशन -10, एक्सलेशन जो है सो जी है वो -10 है। टाइम स्क्वायर, टाइम हमें निकालना है। सी बी कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो एच था जो हमने कैलकुलेट किया 20 मीटर, और ए वाला जो है क्वेश्चन में ही दे दिया कि 25 मीटर है बिल्डिंग, या वहां से जहां से बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। तो 25 + 20 45 इज इक्वल टू -5 टी स्क्वायर।
तो टी स्क्वायर कितना आ गया 9 और टी आ गया ±3 सेकेंड। लेकिन टी जो है सो माइनस नहीं हो सकता क्योंकि हमारा टाइम नेगेटिव नहीं लेते हैं, टाइम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो इसलिए टाइम जो हमारा 3 सेकेंड आ गया। इसको T2 टाइम कहते हैं। इसको T2 टाइम कहते हैं क्योंकि T1 टाइम इधर का तो कह दी चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो टोटल जो टाइम लगा वो हो गया T1 + T2। T1 टाइम है बॉल को यहाँ से थ्रो किया था, टॉप पोजीशन तक गया। T2 टाइम है टॉप पोजीशन से ग्राउंड में हिट करने तक का टाइम। तो टोटल टाइम आपको हो गया 2 + 3 सो 5 सेकेंड। ये आपका आंसर है। तो एक मेथड ये था। दूसरा मेथड यहाँ पर हम बनाते हैं कि ए से हम सीधे देखते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक का मोशन है। टाइम चाहिए, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है तो इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, यही वाला यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ पर क्या वेलोसिटी हमें पता है, नहीं पता है। एस हमें पता है इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना है एस। देखिए ऊपर का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव लिए हुए है ना, एक क्वेश्चन में स्टिक रहेंगे, ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं इनिशियली यहाँ है और फाइनली बी है, तो किधर गए इनिशियल टू फाइनल, नीचे गए। कितना नीचे गए 25, नीचे गए -25 क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव। यू कितना है, यू है 20 राइट, 20 से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो प्लस पॉजिटिव +25। टाइम कितना लगा हमें पता करना है, प्लस हाफ। ए कितना है, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो -10 इसलिए क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है और हम ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो 10 टाइम्स T²। ये कितना हो गया -25, ये हो गया 25T और ये हो गया 2 × 5 इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 से हर जगह डिवाइड कर दीजिए तो आपके आ गया T² - 5T -5 = 0। ठीक है, T² -5T -5 = 0। अब इसको आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कीजिए या फैक्टराइज करके सॉल्व कीजिए। हमें नजर आ रहा है कि ये 3-2 होगा, 3-2 होगा, नहीं 3-2 नहीं होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि इनिशियल स्पीड यू है जो 20 है और हमने 25 लिख दिया। इनिशियल स्पीड 20 है और हमने 25 लिखा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करते हैं। ये 20 है, T 20 है तो ये हो जाएगा 4T। और अब ठीक इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अब हम -5T + T -4 5 = 0। फैक्टराइज कर रहे हैं, आप चाहो तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों में एक T कॉमन है, ये T -5 हुआ। ये दोनों में कुछ भी नहीं मतलब 1 कॉमन है, तो फैक्टराइज करने के बाद हमें आ गया T -5। ये जो दोनों में कॉमन है, फर्स्ट में T बचा और सेकंड में 1 बचा 0। तो T जो है या तो ये टर्म 0 है या तो ये टर्म 0 है। जब ये टर्म 0 है तो T 5 हुआ, जब ये टर्म 0 है तो -1 हुआ। लेकिन T जो है सो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा T जो है सो 5 सेकेंड आए। इससे आपको इमीडिएट जो है आंसर आ जाएगा। तो आपको जो है सो यही रिकमेंड हम करेंगे, यही रिकमेंडेड मेथड है। इसी से आप इसको बनाया करें। तो ये क्वेश्चन था मोशन अंडर ग्रेविटी को जहां पर कि दो तरीके से एक कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में वो बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए हमने जो ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, एक जरूरी नहीं है कि हम ऊपर के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लें। आप चाहते तो इसे नीचे के डायरेक्शन में भी नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके बना सकते थे। आपके लिए होमवर्क है कि नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव रख के इसको बनाइए और देखिए आपका सही सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है।
नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए और रीडू कीजिए कैलकुलेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी और सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।